1 दिसंबर 1999 को कांधार हाईजैक वाली इंसिडेंट की वजह से इंडिया को मसूद अजहर को अफगानिस्तान के अंदर छोड़ना पड़ा था। अब मसूद अजहर को अफगानिस्तान में तो छोड़ दिया गया था, लेकिन छूटने के 2 महीने बाद यानी कि मार्च ईयर 2000 में यह पहुंचता है पाकिस्तान के बहावलपुर में। और यहां पहुंचने के बाद पाकिस्तान की ISI मसूद अजहर का ग्रैंड वेलकम करती है। एक रैली भी निकाली गई और इसी रैली के अंदर खड़े होकर मसूद अजहर ने ऑफिशियली जैश ए मोहम्मद को लॉन्च किया था और कहा कि जैश ए मोहम्मद के जो लोग हैं यही कश्मीर को इंडिया से अलग करके दिखाएंगे। अब जैश ए मोहम्मद लॉन्च तो हो गई थी और लॉन्च होने के अगले 5 साल तक जैश ए मोहम्मद ने कश्मीरियों को रिक्रूट करा, ISI वगैरह से ट्रेनिंग वगैरह दिलवाई, कई सारे हमले किए और ये जो पार्लियामेंट अटैक वगैरह हुए थे सब इसी 5 साल के अंदर हुए थे। और आगे के जो आने वाले साल थे उसके अंदर भी जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर के अंदर टाइम टू टाइम अपने जो मॉडल था, जो काम करने का तरीका था, उसको चेंज किया। लेकिन जैश ए मोहम्मद की प्रायोरिटी पे एक ही चीज रहती थी कि यंग कश्मीरियों को हायर करके ट्रेनिंग करवा के इंडिया में हमला करवाया जाए, क्योंकि उससे मैसेज जाता था कि कश्मीरी जो है वही इंडिया के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आने वाले सालों में जैश ए मोहम्मद जो था उसने अपने पैर जो है कश्मीर के अंदर जमा लिए थे। लेकिन इसके बाद ईयर 2015 आते आते एक अलग सी चीज हुई। इससे पहले जो कमांडर वगैरह बनते थे कश्मीर के अंदर वो छुप के रहते थे, लो प्रोफाइल रहते थे। लेकिन इसी टाइम पे बुरहान वानी ने एक नए स्टाइल से अपनी मिलिटेंसी दिखाई। ये पहला ऐसा मिलिटेंट था जो छुपने की बजाय सोशल मीडिया पे खुलेआम पोस्ट करता था, इंडियन फोर्सेस को चैलेंज करता था, हमला करने से पहले पोस्ट कर देता था। और इसी की वजह से बहुत ही कम टाइम में ये कश्मीर के अंदर बहुत फेमस होने लगा था और इसने बहुत ही कम टाइम में यंग कश्मीरियों को मिलिटेंसी की तरफ ढकेला। अब जैश ए मोहम्मद को ये बुरहान वानी का जो काम करने का तरीका था ये बहुत ज्यादा सूट किया। लेकिन इससे पहले कि जैश ए मोहम्मद को सोच पाता, 8 जुलाई 2016 को इंडियन फोर्सेस ने बुरहान वानी को मार दिया और इसकी वजह से कश्मीर के अंदर माहौल बहुत खराब हो गया। और यही वो टाइम था जब मसूद अजहर ने डिसाइड किया था कि सबसे बेस्ट टाइम है कश्मीर के अंदर और हमले करने की। अब मसूद अजहर जो था वो पाकिस्तान में था और पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर के पास 5 सबसे ट्रस्टी लोग थे। उमर फारूक, उस्मान हैदर, तलहा मसूद, इस्माइल अलवी जिसको लंबू भाई भी कहते हैं, और अब्दुल राशिद गाजी। तो ये 5 बंदे मसूद अजहर के बहुत ही ट्रस्टी थे और इन 5 के अंदर से भी तलहा, उस्मान और उमर जो थे वो मसूद अजहर की फैमिली से ही थे, भतीजे थे इसके। तो जब बुरहान वानी की डेथ हुई तो मसूद अजहर ने इनमें से तलहा मसूद को ईयर 2017 के स्टार्टिंग में पाकिस्तान से कश्मीर भेजा और कश्मीर के साउथ डिवीजन का कमांडर बना दिया। तलहा को काम दिया गया था कि इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा यंग कश्मीरियों को जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करवाओ और OGW का जो नेटवर्क है उसको बड़ा करो। देखिए OGW मतलब ओवर ग्राउंड वर्कर। जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर के अंदर लोकल लोगों का एक नेटवर्क बनाया था। इनमें उन कश्मीरियों को रखा गया था जो सामने से इंडियन फोर्सेस के खिलाफ हथियार नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन कश्मीर के अंदर जो बाकी आतंकी होते थे जो इंडियन फोर्सेस से लड़ते थे उनको शेल्टर देना, इंडियन फोर्सेस की लोकेशन और छोटे छोटे इंटेल देना, लॉजिस्टिक संभालना, सेफ हाउस अरेंज करना, ये सारा काम जो था वो OGW करते थे। तो इस नेटवर्क को जैश ए मोहम्मद अंदर और बढ़ाना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जब जब OGW का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहता है हमला करना उतना ही आसान रहता है। और जैश ए मोहम्मद की प्रेफरेंस होती थी कि OGW में लोकल ड्राइवर, लोकल मार्केट की शॉप चलाने वाले ऐसे ही लोगों को हायर किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों से OGW के टास्क कराने बहुत ही आसान हो जाते हैं और इनके ऊपर शक भी कम होता है। अब देखिए सेम ईयर यानी कि ईयर 2017 में एंट्री होती है आदिल दार की, जो इस पूरे पुलवामा अटैक की जड़ है। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर की पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के काकापुरा एरिया में एक गांव पड़ता है गुंडी बाग। यहाँ पे एक स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और इसी स्कूल में आदिल दार जो था वो 12th क्लास में पढ़ता था। उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि ये 12th में पढ़ने वाला लड़का आगे चल के कितना बड़ा हमला करने वाला है। ये जो स्कूल था यहाँ पे आदिल के साथ साथ इसके 2 दोस्त और थे, तौशीफ और वसीम। इनमें से तौशीफ जो था ये पूरी तरीके से ब्रेन वॉश था। इसका जो बड़ा भाई भी था वो भी मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली थी उसने थोड़े दिन पहले ही, उसको भी इंडियन फोर्सेस ने गोली मार दी थी। तो तौशीफ जो है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है आदिल और वसीम को इन्फ्लुएंस करने में कि इंडियन आर्मी कितना गलत कर रही है। तो देखिए ये तीनों इस स्कूल में अपना पढ़ रहे थे और एक दिन क्या होता है कि आदिल जो था वो स्कूल से आ रहा था और गलती से स्टोन पेल्टिंग के केस में इंडियन फोर्सेज आदिल को उठा के ले जाती है, कुछ दिन तक रखती है और फिर छोड़ देती है। अब इसको उठाने के पीछे कई रीजन और भी थे, क्योंकि जब बुरहान वानी को मारा गया था तो आदिल और इसके जो 2 दोस्त थे ये तीनों डेली प्रोटेस्ट करने जाते थे और काकापुरा और लेथपुरा तक पत्थरबाजी करके आते थे। तो और इन्हीं सब चक्करों में कई बार इनको स्टोन पेल्टिंग के लिए पकड़ा भी गया है, फिर जेल में रखा गया है और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद छोड़ दिया गया है। तो ऐसे ही एक दिन आदिल के पैर में गोली भी मार दी गई थी और गोली लगने के चक्कर में कई महीनों तक इसको बेड रेस्ट हो गया था, हॉस्पिटल चला गया था और इसी की वजह से इसका स्कूल भी छूट गया था। अब कुछ महीने बाद आदिल ठीक तो हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद ये 2 चीजें करता है। एक तो स्कूल पूरी तरीके से छोड़ देता है, दूसरा अंसर गजवात उल हिंद के टच में आ जाता है और इसको ज्वाइन कर लेता है। ये भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ती है और साथ में घर भी चलाना था। तो आदिल क्या करता है, उसका एक पड़ोसी था, उसकी वुड कटिंग की मिल थी जिसके अंदर लकड़ी के बॉक्स बनते थे। तो आदिल यहाँ पे काम करने लगा। तो जब से इसने अंसार गजवात उल हिंद के लोगों के टच में आया था इसका पूरा माइंड वॉश हो चुका था। अब कुछ दिन तक तो ये वुड मिल में काम करता है और फिर एक दिन आदिल जो था जब इस वुड मिल के अंदर काम कर रहा था तो एक इलेक्ट्रीशियन था मुदासिर खान नाम से, आदिल इसके टच में आता है।
ये एक्चुअल में जैश ए मोहम्मद का OGW था और यही आदिल को इन्फ्लुएंस करके जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करता है। और उस टाइम पे अंसार गजवात उल हिंद जो थी उसके पास हथियारों की भी कमी थी, रिसोर्सेज की भी कमी थी, तो आदिल ने इसकी वजह से जैश ए मोहम्मद ज्वाइन कर ली। लेकिन जब आदिल ने जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किया था तो सेम डे मुदासिर ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर्स जो थे उनको बता दिया था कि आदिल हमारे मिशन के लिए बहुत काम आ सकता है, बहुत ही जेन्युइनली लड़का है और बहुत गुस्सा भरा हुआ है इसके अंदर इंडियन फोर्सेस के लिए। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी और इसके कुछ दिन बाद यानी कि 6 नवंबर 2017 को इंडियन फोर्सेस तलहा जो था जिसको मसूद अजहर ने भेजा था कमांडर बना के, इसका एनकाउंटर कर देती हैं। अब ये जो चीज हुई थी ये मसूद का भतीजा था और मसूद को इसको लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। ये इंसिडेंट जब हुआ था तो इस इंसिडेंट के बीच में ही मसूद अजहर ने पाकिस्तान के अंदर रैली वगैरह भी निकाली थी जिसमें सबके सामने कहा था कि वो इंडियन फोर्सेस से बदला लेके दिखाएगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। और तलहा का बदला लेने के लिए मसूद जो था वो अपने जो बाकी उसके 4 ट्रस्टी लोग थे उसमें से उस्मान और उमर जो था इनको बुला के कहता है कि अब तलहा के बाद तुम दोनों को कश्मीर में जाके इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और बदला लेना है। ये उस्मान और उमर जो थे, ये जो कांधार हाईजैक का जो मास्टरमाइंड था इब्राहिम अतर, उसी के बेटे थे ये, और ये दोनों भी मसूद के भतीजे थे। तो इस समय इन्होंने ये डिसाइड किया था कि पहले उस्मान जाएगा बॉर्डर क्रॉस करके और उसके बाद फिर उमर जाएगा। और बॉर्डर जब भी ये लोग क्रॉस करते थे तो अमावस की रात को ही करते थे। तो 11 जनवरी 2018 को सबसे पहले उस्मान हीरानगर सेक्टर से LOC क्रॉस करके कश्मीर पहुंच जाता है और कश्मीर में जाके साउथ कश्मीर वाला जो एरिया था वहां का कमांडर बन जाता है। ये जो उस्मान पहुंचा था इसकी एक खासियत थी, ये बहुत ही अच्छा स्नाइपर था। ये रात में मोबाइल की लाइट के बेसिस पे अपना टारगेट लोकेट कर लेता था। और उस्मान के कश्मीर पहुंचते ही इंडियन फोर्सेस ने एक पैटर्न नोटिस किया था कि जो ऑफिसर उस टाइम पे मोबाइल यूज कर रहे थे उन्हीं के ऊपर गोली चली। तो उस्मान के आने के 3 महीने बाद 13 अप्रैल 2018 को उमर जो था इसको भी मसूद अजहर भेज देता है। उमर ये जो नाम है इसको आप याद रखिएगा, यही इस पूरे पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड है। उस टाइम पे डार्क कलर पहन के ये लोग बॉर्डर क्रॉस करते थे। तो उमर क्या करता है, एक ग्रे कैल्विन क्लाइन की टी-शर्ट पहन के पाकिस्तान के सुखमल की तरफ से एक टनल का यूज करके कश्मीर पहुंच जाता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन ये होगा कि ऐसे कैसे इतने आराम से लोग LOC क्रॉस करके कश्मीर पहुंच जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है क्या इन्हें? तो देखिए LOC का जो पूरा एरिया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और जैश ए मोहम्मद ने इस पार से उस पार जाने के लिए LOC के नीचे ही, ऊपर आप कितनी भी बॉर्डर वगैरह बना लो, फेंसिंग कर लो, लेकिन LOC के नीचे कई सारे 3 मीटर वाइड और 25 मीटर गहरे मल्टीपल टनल्स बना रखे थे। बीच बीच में हल्का सीमेंट का यूज करके लोग बनाते थे ताकि वो दबे ना, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ये लोग पेड़ वगैरह लगा देते। तो इन टनल्स को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता। ये जो कथुआ और संबा डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है, इस पूरे एरिया के अंदर जैश ए मोहम्मद ने बहुत ज्यादा टनल बना दिए थे। इसको रोकना भी बहुत मुश्किल था। और ये जो टनल थे जब पकड़े भी जाते थे, इस टनल के अंदर पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स भी मिलते थे जब आतंकी इसका यूज करते थे। एक बार पाकिस्तान के गुजरान वाला की फेंटा की बोतल भी मिली थी। तो इन्हीं टनल्स का यूज करके उमर जो था कश्मीर के बैनुल्ला पहुंच जाता है। और जैसे उमर पहुंचता है वहां पे एक OGW था, अशक अहमद नैनगुरु। ये पहले से एक ट्रक लेके वहां पे इसका वेट कर रहा था। इस ट्रक के अंदर आटे की बोरियां थी, उसको लेके ये वेट कर रहा था ताकि उन बोरियों के बीच में ये छुप जाए। महाजन फ्लोर मिल थी एक, वहां से इसने सारे आटे की बोरियां भरवाई थी। तो इस तरीके से उमर और उस्मान जो थे ये दोनों कश्मीर पहुंच जाते हैं। उस टाइम पे कश्मीर के अंदर अब्बास रैदर नाम का एक OGW था। इसका कश्मीर के अंदर आतंकियों के लिए जो सेफ हाउस अरेंज करना होता है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क था। और जैश ए मोहम्मद जब भी कोई POK से किसी आतंकवादी को भेजता था तो अब्बास ही था उनको रुकवाने का और टाइम टू टाइम उनके सेफ हाउस चेंज कराने का जितना भी अरेंजमेंट होता था सभी अब्बास देखता था। तो उस्मान और उमर जो थे उनका भी अरेंजमेंट इसी ने ही कराया था। उमर जो था वो 2-3 सेफ हाउस तो चेंज करता है कुछ दिनों के बाद, लेकिन उसके बाद शाकिर बसर नाम का एक कश्मीरी था, उसके घर को ये सेफ हाउस बना के रहने लगता है और यहाँ पे काफी टाइम तक रुकता है। पूरी प्लानिंग यहीं पे होती है वगैरह, सब यहीं पे इकट्ठा होता है। अभी आएगा आगे। अब उमर जब सेफ हाउस चेंज कर रहा था तो एक बार ये पीर तारिक अहमद नाम का एक आदमी था, उसके घर को जब सेफ हाउस बना के रुका था तो रूल के हिसाब से ये है कि सेफ हाउस हर थोड़े टाइम के बाद चेंज करना होता है। लेकिन हुआ ये कि उमर को पीर तारिक की जो बेटी थी इंशा, उससे प्यार हो जाता है तो यहाँ पे ज्यादा रुकने लगता है। उमर ने इंशा को Redmi Note 5 Pro मोबाइल भी दिया था और इस टाइम पे इन्होंने जितने भी फोन खरीदे थे सारे के सारे बिलाल बदगाम के गुलशन मोबाइल शॉप से खरीदे थे। और थोड़े टाइम बाद इंशा जो थी उसको भी अपने मिशन में शामिल कर लिया था इन लोगों ने। ये उस टाइम की फोटो है इनकी। अब दूसरी तरफ आदिल जो था उसने भी जैश ए मोहम्मद ज्वाइन कर लिया था और एक बड़े हमले के लिए जैश ए मोहम्मद क्या करता है कि आदिल और उसके साथ 70 और यंग कश्मीरी थे, उनको POK में ट्रेनिंग कराने के लिए बुला लेता और इन सबकी ट्रेनिंग बालाकोट और बहावलपुर में रखी जाती है। अब जैसे ये चीज होती है तो इसके बाद 19 मार्च 2018 को आदिल और उसके स्कूल फ्रेंड जो थे ये सब के सब अपने घर से गायब हो जाते हैं। आदिल के घर वाले कई दिनों तक इसको ढूंढते हैं, लेकिन जब नहीं मिलता है तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के काकापुरा पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट करवा देते हैं और करीब 10-15 दिन तक सारे लोग इसको ढूंढ रहे थे। और फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में सोशल मीडिया पे अचानक से आदिल की फोटो आती है जिसमें आदिल AK-47 लेके खड़ा है और इसमें उसने अनाउंस किया कि अब उसने जैश ए मोहम्मद ज्वाइन कर लिया और अपना कोड नेम भी बताता है वकास कमांडो ऑफ गुंडीबाग। अब जब ये इमेज आई तो इंडियन फोर्सेज ने इसको उतना सीरियसली नहीं लिया
लिया और इसको आतंकियों की सी कैटेगरी की लिस्ट में डाल दिया था। ए कैटेगरी वाले ज्यादा डेंजरस होते हैं, सी कैटेगरी वाले उससे कम डेंजरस होते हैं। लेकिन ये सी कैटेगरी का जो आदिल था आगे चल के बहुत बड़ा धमाका करने वाला था। अब इसके बाद आदिल और उसके दोस्त जो थे वो पीओके में पहुंच जाते हैं और पीओके में पहुंचने के बाद इनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और जब ये पूरी ट्रेनिंग हो रही थी तो उस टाइम पे इनका जो ट्रेनर था वो था अब्दुल राशिद गाजी। और जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी तो इनकी मर्जी होती थी कि आपको कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। दो कैटेगरी होती है, इस्तिशादी और दूसरी होती है इंगिमासी। इस्तिशादी में आत्मघाती बम की ट्रेनिंग मिलती है और इंगिमासी में आत्मघाती फाइटर वगैरह जो होते हैं वो सारा काम होता है। आदिल जो था इसने इस्तिशादी वाली कैटेगरी सेलेक्ट की थी। यहाँ पे इसको वगैरह बनाना सिखाया गया, लोडेड आरडीएक्स के साथ गाड़ी चलाना सिखाया गया और पूरी ट्रेनिंग इसकी कंप्लीट यहाँ पे कराई जाती है। और ये जब पूरी ट्रेनिंग चल रही थी तो जो अब्दुल राशिद गाजी था जो इनका ट्रेनर था उसको आदिल सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर बाकियों से ज्यादा नफरत थी इंडियन फोर्सेस के लिए, दूसरा ये अपनी जान तक देने को रेडी था। और जहां पे जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप अटैक करने की सोच रही थी आदिल वहीं का लोकल था तो इसको चप्पा चप्पा पता था। तो जब आदिल की भी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आदिल भी जम्मू संबा सेक्टर वाला जो बॉर्डर था उसको क्रॉस करके वापस कश्मीर के अंदर आ जाता है। अब यहां से उस्मान, उमर, आदिल सारे लोग कश्मीर पहुंच चुके थे और अब इसके बाद हमला होने वाला था। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, जितने भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे एनआईए ने अपनी चार्जशीट में भी चीज मेंशन की है कि ये लोग अपने साथ बैग के अंदर थोड़ा थोड़ा मिलिट्री ग्रेड का एक जो ओपन मार्केट में नहीं मिलता है उसको लेके आए थे, 20 से 25 किलो के करीब। जैसे उमर भी जब आया था तो अपने साथ 25 किलो आर्टिक्स लेके आया था और ये सारा आर्टिक्स कश्मीर के अंदर अलग अलग लोकेशन पे था। जो ओजीडब्ल्यू थे वो संभालते थे इसको। और ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा। तो देखिए अब इसके बाद डेट आती है 30 अक्टूबर 2018 और इस दिन उस्मान जो स्नाइपर था जो मोबाइल की लाइट देख के अटैक करता था इसको इंडियन फोर्सेस मार देती है। अब जब इसको इंडियन फोर्सेस ने मार दिया तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से पुलवामा अटैक की जो प्लानिंग थी वो और ट्रिगर होती है। मसूद अजहर के दो सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर, पहला तलहा और दूसरा उस्मान, ये दोनों मार दिए गए थे। और जैसे ही मसूद अजहर को ये चीज पता चलती है तो मसूद बहुत ही गुस्से में था उस दिन और वो 3 मिनट 49 सेकंड का रिकॉर्डेड मैसेज भी भेजता है उमर को। इस वॉइस नोट में बेसिकली यही कहता है कि अब वेट नहीं करना है, बदला लेना होगा जल्द से जल्द। और वॉइस नोट के ऊपर ही इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया था किसास ऑपरेशन, मतलब बदला लेने वाला ऑपरेशन। और फिर इसके बाद मसूद अजहर जो था वो उमर से बात करने के बाद अपने क्लोज ट्रस्टेड बॉडीगार्ड मोहम्मद इस्माइल, जो लंबू भाई भी जिसको कहते थे, इसको भी कश्मीर में भेज देता है। ये भी 11 से 12 किलो आरडीएक्स लेता है अपनी पीठ पे और कश्मीर में पहुंच जाता है। और मसूद अजहर एक VBIED, व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बेस्ड फिदाइन का अप्रूवल ले लेता है। देखिए कश्मीर में जितने भी मिलिटेंट वगैरह घुसते हैं इनके हाथ में जैसे गोला फेंकना हो, इंडियन एजेंसी का कोई इन्फॉर्मर है तो उसको मारना हो तो उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, ये खुद ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब भी किसी बड़े कॉन्वॉय पे या बड़ा मिलिट्री अटैक करना होता है तो जैश ए मोहम्मद की जो लीडरशिप है और पाकिस्तान की ISI, इससे भी अप्रूवल चाहिए होता है। तो फिर जैसे इस प्लान का अप्रूवल मिलता है तो ये जितने भी लोग कश्मीर में पहुंचे थे तो ये लोग VBIED बेस्ड फिदाइन की प्लानिंग में लग जाते हैं। और आदिल डार जो था इसी को सेलेक्ट किया जाता है इस पूरे हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इस पूरे हमले के लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो मसूद अजहर 2 बैंक अकाउंट, एलिट बैंक और मिजान बैंक से 10 लाख डिपॉजिट करता है जो हवाला के थ्रू उमर तक पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस और हुई थी, ये जो चेकबुक पकड़ी गई थी ये उसकी कॉपी है और ये जो पैसे इन्होंने चैट के थ्रू इधर से उधर करे थे और घुमाए थे ये उस व्हाट्सएप चैट की ओरिजिनल कॉपी है। तो प्लान के हिसाब से ये था कि आदिल जो है ये कार का यूज करके आर्मी का जो कॉन्वॉय जाएगा उसके ऊपर VBIED अटैक करेगा और इस चीज के लिए ये लोग सारा सामान इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि बम बनाया जा सके। हमला जो था वो बड़ा करना था तो इतने दिनों से ये जो POK से थोड़ा थोड़ा करके आरडीएक्स कश्मीर में अलग अलग जगह ला रहे थे उसको उमर जो था वो हैंडलर्स के थ्रू एक जगह इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, पुलवामा, कुनमो, अवंतीपुरा, लेथपुरा, यहाँ पे सीमेंट माइंस थी जहां पे जेलेटिन स्टिक्स यूज होती थी। ये बेसिकली एक कमर्शियल एक्सप्लोसिव होते हैं, ये भी जब धमाका करना होता है तो उसमें काफी कम आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, लोकल OGW से हेल्प लेते हैं और 5 से 10 kg के बैच में 500 जेलेटिन स्टिक्स को स्मगल करके इकट्ठी कर लेते हैं। ये जो स्टिक्स इन्होंने इकट्ठी करी थी इनके ऊपर लिखा था सुपर पावर 90 और इसके साथ साथ और भी चीजें इन्होंने इकट्ठी करी जैसे 30 kg सिल्वर एल्यूमिनियम पाउडर, वेइंग मशीन, 80 kg अमोनियम नाइट्रेट, काकापुरा मार्केट से एक ब्लू कलर का प्लास्टिक ड्रम लेके आए, अमेजॉन के थ्रू इन्होंने अमोनिया मंगवाया। और जब ये सारी चीजें आ गई थी तो इन लोगों को डिसाइड करना था कि जो है वो असेंबल कहां होगा। तो उमर जो था वो मेनली शाकिर के घर पे ही रहता था या फिर इंशा के घर पे जाता था। तो उमर ने शाकिर के घर पे बनाने का डिसाइड किया और उसके लिए जितना भी सामान लेके आए थे, शाकिर का घर जो था उसकी छत के ऊपर एक स्टोर था, वहीं पे इकट्ठा करवाना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ शाकिर जो था जिसकी छत पे सारी चीजें इकट्ठा कर रहे थे, इसकी हाईवे के ऊपर एक फर्नीचर की दुकान भी थी। तो उमर ने शाकिर को फर्नीचर की शॉप पे बैठा दिया और उसको टास्क दिया गया कि हाईवे पे जितने भी आर्मी के कॉन्वॉय आएंगे उनकी मूवमेंट जितनी भी होगी सारा कुछ नोटबुक में डेली नोट करना है और हर चीज की इंफॉर्मेशन आगे देनी है। तो शाकिर डेली यही करता था, हर एक चीज वो नोट करता था और बीच बीच में स्कूटर लेके आसपास के एरिया में जाता था, वहां पे वीडियो बनाता था। और बहुत ही कम टाइम के अंदर शाकिर जो था उसको सब कुछ याद हो गया था। उसको पता चल गया था कि ब्लू ट्रक जिस पर खाकी ट्रैपलिन्स होती हैं उनमें लगेज होता है, ऑफिसर्स व्हाइट जिप्सी में होते हैं, ब्लू बसेस में सोल्जर्स ट्रैवल करते हैं,
और इसके साथ साथ जब कॉन्वॉय आने वाला होता है तो आरओपी की टीम आती है, सब कुछ इसने नोट कर लिया था और एक एक डिटेल ये उमर को भेजता था। तो ऐसे ही एक दिन 27 जनवरी 2019 को शाकिर एक NH-44 हाईवे की लोकेशन की वीडियो भेजता है उमर को, और उमर को ये लोकेशन बहुत पसंद आती है क्योंकि इसके आसपास खाली सर्विस लेन भी थी, बैरिकेटिंग कम थी, तो यहाँ पे किसी भी अननोन कार को हाईवे पे ले जाना बहुत आसान था। तो इस लोकेशन को ये लोग फिक्स कर देते हैं कि इस जगह पे जब कॉन्वॉय आएगा तो ये लोग हमला करेंगे। अच्छा, जब ये इधर ये सारी चीजें कर रहे थे तो दूसरी तरफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी उनके पास बैक टू बैक इंटेल्स आ रहे थे। सबसे पहला इनपुट 2 जनवरी 2019 को आया था कि जैश ए मोहम्मद कोई किसास मिशन पे काम करने वाला है साउथ कश्मीर के अंदर। ये सारा इंटेल सेम डे जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास भेज दी गई थी, लेकिन उस दिन कुछ हुआ नहीं। इसके नेक्स्ट डे दोबारा से इंडियन एजेंसीज ने पूरी एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था इंपेंडिंग डेंजर। इसमें इन्होंने यह मेंशन किया था कि सीआरपीएफ कैंप में कुछ बड़ा हमला हो सकता है। फिर 4 दिन बाद इनपुट आया कि लोकल यूथ कुछ आईईडी का यूज करके हमला करने वाले हैं। ऐसे करके 18 जनवरी को इनपुट आया कि 20 आतंकी अवंतीपुरा पहुंच गए हैं और हमला करने वाले हैं। ऐसे ही फिर 21 जनवरी, 24 जनवरी, यहां तक कि जिस दिन हमला होने वाला था उससे एक दिन पहले भी एक इनपुट आया था। ऐसे करके टोटल 11 इंटेल रिपोर्ट्स आई थी कि कोई बड़ा हमला होने वाला है। ये आप स्क्रीन पे पॉज करके पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली लिखा क्या था उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में, लेकिन कोई भी एक्शन हो नहीं पाता है। अब इसके बाद ये सारा का मटेरियल तो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन एक कार भी चाहिए थी हमले के लिए। तो जनवरी के लास्ट वीक में उमर जो था वो सज्जाद नाम का एक OGW था, उसको ये टास्क देता है कि एक ऐसी कार खरीद के ले आओ जिसमें 2 बड़े कंटेनर फिट हो सके। सज्जाद क्या करता है, 1,85,000 रुपीज में एक 2011 मॉडल की पर्ल ब्लू इको कार जिसका नंबर था JK03C1886, इसको खरीद लेता है और खरीदने के तुरंत बाद ये इस कार का जो चेसी नंबर होता है उसको मिटा देता है। शाकिर के घर जहां सारा असेंबल होना था वहां ले जाके इसको खड़ी कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि उमर को अपने एक सोर्स से पता चलता है कि 6 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक बड़ा कॉन्वॉय आने वाला है। तो ये सारे लोग जो भी बना रहे थे इसके पूरे प्रोसेस को बहुत तेज कर देते हैं। उमर जो था इस पूरे को बना रहा था क्योंकि उमर ने अफगानिस्तान के संगिन में VBID बनाने की ट्रेनिंग ली थी, तो उमर ने ही ये पूरा का पूरा असेंबल किया। बाकी जितने भी थे वो सब हेल्प कर रहे थे। तो इसके बाद इन्होंने एक ब्लू कंटेनर और एक ऑरेंज कंटेनर में लेयर बाय लेयर अमोनियम नाइट्रेट जेलेटिन स्टिक्स को अमोनियम पाउडर से कोट करके लेयर बाय लेयर कंटेनर में ऐड करना शुरू कर दिया। टोटल 200 kg का एक्सप्लोजिव जो था उसको रेडी करके 40 kg ऑरेंज कंटेनर में डाला और 160 kg ब्लू कंटेनर में डाल के कार की जो मिडिल सीट होती है उसमें फिट कर दिया। और इसका जो मेन स्विच था जिससे होता वो कार की स्टीयरिंग व्हील के पास में लगा दिया। अब पूरी कार रेडी हो चुकी थी। अब ये लोग बस सीआरपीएफ के कॉन्वॉय की एग्जैक्ट डेट का वेट कर रहे थे कि जिस दिन पता चलेगा उसी दिन करेंगे। जितने टाइम ये लोग मना रहे थे इनको कोई भी रिग्रेट नहीं था, ये बिल्कुल डरे नहीं थे, बल्कि मनाते टाइम मजाक मस्ती भी करते थे। जो मनाते टाइम सिल्वर एल्यूमिनियम पाउडर था उसको अपने बाल मुंह और कपड़े पे लगा के फोटो वगैरह भी खिंचवाते थे। ये उसकी ओरिजिनल फोटो है। जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो आदिल को भी ये लोग मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे ताकि कहीं आदिल लास्ट मोमेंट पे बैकआउट ना हो जाए, और इन केस आदिल बैकआउट हो जाता तो एज अ बैकअप इन्होंने यवार अहमद नजर नाम का एक आदमी था उसको रेडी कर रखा था। इस पूरे को इनको ऐसे दिखाना था कि कश्मीर का जो यूथ है वो इंडियन गवर्नमेंट से परेशान होकर ऐसा कर रहा है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। और इसी रीजन से इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि आदिल से एक वीडियो पहले से ही बनवा के रख लेंगे और हमले के बाद रिलीज करेंगे। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि 27 जनवरी 2019 को उमर जो था वो आदिल को इंशा के घर पे ले जाता है। आदिल को एक स्क्रिप्ट देता है कि वीडियो बनानी है और इस स्क्रिप्ट को पढ़ के ऐसे बोल दो। आदिल को रेडी किया जाता है, M4 राइफल पकड़ा दी जाती है, पीछे जैश ए मोहम्मद का बैनर लगा दिया जाता है और उसके बाद फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया जाता है। ये वो इमेज है, पूरी वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। लेकिन वीडियो बनाते टाइम एक दिक्कत आ जाती है। आदिल से वीडियो के अंदर जो स्क्रिप्ट होती है वो बोली नहीं जा रही थी। बहुत ट्राई करने के बाद भी जब आदिल नहीं बोल पाता है तो ये लोग वीडियो में आदिल को रख देते हैं और किसी और का वॉइस ओवर लगा देते हैं। इसलिए वीडियो में आदिल सिर्फ मुंह चला रहा था, स्क्रिप्ट किसी और ने पढ़ी थी। तो इधर साइड तो ये चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जब सोल्जर जो होते हैं वो जब हॉलीडे पे जाते हैं तो वापस आने के बाद वो जो ट्रांजिट कैंप्स होते हैं वहां पे इकट्ठा होते हैं और उसके बाद जो कॉन्वॉय होता है उसके थ्रू अपनी अपनी पोस्टिंग पे जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो जम्मू ट्रांजिट कैंप था ये जम्मू रेलवे स्टेशन के पीछे ही पड़ता है। यहाँ से जो सीआरपीएफ के जवान थे जो हॉलीडे से वापस आ रहे थे वो इकट्ठा हो रहे थे और डिसाइड ये हुआ था कि यहाँ पे आने के बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में इनके कॉन्वॉय को श्रीनगर की तरफ भेज दिया जाएगा NH-44 हाईवे से। जम्मू ट्रांजिट कैंप से इनको श्रीनगर की तरफ जाना था। ये जो जम्मू ट्रांजिट कैंप था जहां सोल्जर इकट्ठे हो रहे थे इसकी कैपेसिटी 1000 सोल्जर्स की थी, लेकिन इनको यहाँ पे रोका हुआ था। उसके कई सारे रीजन थे। एक तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही थी कि कॉन्वॉय पे हमला हो सकता है। दूसरा इस टाइम पे कुछ सेंसिटिव डेट्स भी थी, जैसे 5 फरवरी, इस दिन कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। और फिर 9 और 11 फरवरी को मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की डेथ एनिवर्सरी आ रही थी। ये ऐसी डेट्स थी जो बहुत ही सेंसिटिव थी, तो इस टाइम पे हमले का चांस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से इनको रोक के डिसाइड किया जा रहा था कि कौन सी डेट पे भेजा जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि डिले की वजह से जम्मू ट्रांजिट कैंप पे जो सोल्जर्स थे वो कैपेसिटी से ज्यादा इकट्ठे होते जा रहे थे। तो मल्टीपल मीटिंग के बाद ये डिसाइड होता है कि 6 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को भेज दिया जाएगा, ज्यादा वेट नहीं किया जाएगा। और फिर जैसे ये डेट डिसाइड होती है 4 फरवरी 2019 को, इसी दिन हैवी स्नोफॉल शुरू हो जाता है और अगले दिन यानी कि 5
फरवरी को भी स्नोफॉल रुकता नहीं है और इसकी वजह से NH-44 जो हाईवे था वो ब्लॉक हो जाता है। दूसरा सेम डे यानी कि 5 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के पेशावर में मसूद अजहर ने एक रैली की, उसमें भी पुलवामा के अंदर एक हमले की बात करी उसने। इस कॉन्वॉय को उसी एरिया से होके जाना था। तो ये सारी चीजें देख के कॉन्वॉय जो था वो रुका हुआ था और जम्मू ट्रांजिट कैंप पे सोल्जर्स बढ़ते जा रहे थे। अब जब ये सिचुएशन हो रही थी तो जम्मू एंड कश्मीर के उस टाइम के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में आगे चल के कहा भी था कि इन्होंने इस टाइम पे गवर्नमेंट को बोला था कि एयरलिफ्ट करा लेते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इनकी सुनी नहीं। अब इसके बाद स्नोफॉल बंद होती है और 13 फरवरी तक NH-44 हाईवे को क्लियर करा लिया जाता है और फिर जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो डेट फिक्स कर दी जाती है कि 14 फरवरी 2019 को CRPF का जो कॉन्वॉय है वो जम्मू ट्रांजिट कैंप से निकल जाएगा। और जब ये सब फाइनल हो जाता है तो सेम डे 13 फरवरी 2019 को CRPF यूनिट को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अगले दिन सुबह 3:30 पे आपके कॉन्वॉय को निकलना है। ये जो कॉन्वॉय था इसमें 78 बसेस में 2547 CRPF के सोल्जर्स थे जिनको NH-44 के हाईवे के थ्रू 271 किलोमीटर की जर्नी पूरी करनी थी। नॉर्मली जो कॉन्वॉय होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते, लेकिन इतने दिनों से वेट के चक्कर में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए इस बड़े कॉन्वॉय के लिए परमिशन मिल गई थी। अब इसके अगले दिन यानी कि 14 फरवरी 2019 को 3:30 मॉर्निंग में CRPF की बसेस, 15 ट्रक, ITBP की 2 बस, एक स्पेयर बस, रिकवरी वैन, एम्बुलेंस और सबसे पीछे कॉन्वॉय के हेड असिस्टेंट कमांडेंट अपनी व्हाइट जिप्सी में रेडी होने लगते हैं जाने के लिए। और इस कॉन्वॉय के निकलने से जस्ट पहले 2 चीजें हुई। इस कॉन्वॉय में जो बस नंबर 5 जो ब्लू कलर की थी, जिसका नंबर HR49F0637 था, जिसपे आगे चल के हमला होने वाला था, इसको हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह को चलाना था और इनकी बेटी की शादी थी, तो इन्होंने लीव के लिए अप्लाई कर रखा था। तो सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर गलती से भी दोबारा स्नोफॉल हुआ तो ये कहीं अपनी बेटी की शादी ना मिस कर दें। तो ऐसे टाइम पे जयमाल सिंह ने खुद से ही बोला कि इनकी जगह पे मैं बस को चला लेता हूं, तुम रिस्क मत लो बेटी की शादी का। दूसरी चीज, सेम बस नंबर 5 में अहमदनगर महाराष्ट्र के CRPF कांस्टेबल थाका बेलकर की भी 10 दिन बाद शादी होने वाली थी, तो इन्होंने लीव डाल रखी थी। तो ये कॉन्वॉय चलने से थोड़ी देर पहले इनकी लीव अप्रूव हो जाती है। तो लास्ट मोमेंट पे ये बस नंबर 5 से उतर गए और ये कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि आगे चल के दोनों की जान बच गई। अब यहां से CRPF के कॉन्वॉय को कुछ ही देर में निकलना था। जब भी कॉन्वॉय निकलता है तो उसके निकलने से पहले रूल के हिसाब से पहले एंटी सेबोटाज चेक्स होते हैं जो कि रोड ओपनिंग पार्टीज यानी कि ROP करती हैं। इसमें होता क्या है कि कॉन्वॉय का जो रूट होता है उस पे सोल्जर्स को भेजा जाता है। पहले ROP पूरा रूट को चेक करके सिक्योर करती है कि कोई इशू वगैरह नहीं है। जब ये ROP ओके करती है उसके बाद कॉन्वॉय निकलता है। तो जब इस कॉन्वॉय को भी निकलना था तो ROP की टीम NH-44 हाईवे को चेक करने के लिए निकल जाती है। ये जो ROP की टीम थी, इसको NH-44 जो हाईवे है इसमें बरसों से हाथीवारा मोड़ तक का जो एरिया है 10 किलोमीटर का, 262.2 माइलस्टोन से 272.2 माइलस्टोन तक, इसको चेक करना था। तो ROP की टीम इस रूट को चेक करके टोटल 10 पॉइंट पे जाके पोजीशन ले लेती है और एक पॉइंट जो कि लाडू मोड़ के पास 272 माइलस्टोन पे था, यहां पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहन लाल को उनकी टीम के साथ 7:15 पे बैठा दिया गया था ताकि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो तुरंत एक्शन ले सके। अब इधर तो ये चल रहा था, दूसरी तरफ उमर जो था वो को रेडी करके इंतजार कर रहा था कि कब CRPF का कॉन्वॉय NH-44 पे आएगा। तभी क्या होता है कि शाकिर बसीर जो अपनी फर्नीचर की दुकान से रेकी वगैरह कर रहा था, NH-44 पे इसकी नजर पड़ती है तो ये देखता है कि ROP का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ये समझ जाता है ROP को देख के कि आज कॉन्वॉय आने वाला है। ये तुरंत वहीं से उमर को फोन करके बता देता है कि रेडी हो जाओ और तुरंत उमर और इनके सारे लोग रेडी हो जाते हैं। अब इधर से कॉन्वॉय निकलना स्टार्ट करता है और थोड़ी देर बाद कॉन्वॉय श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को क्रॉस करके पीरा पहुंच जाता है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। इससे पहले पीरा जो एरिया था यहाँ पे कॉन्वॉय रुक के लंच वगैरह करता था, लेकिन इतने इंटेलिजेंस इनपुट आ रखे थे तो इसको प्रोन एरिया कंसीडर करके यहाँ पे जो लंच के लिए रुकते थे वो नहीं रुके। अब जब ये कॉन्वॉय चल रहा था तो इसके आसपास लोकल ट्रैफिक जो था वो भी साथ में चल रहा था। इससे काफी पहले यह था कि कॉन्वॉय जब चलते थे तो लोकल ट्रैफिक अलाउड नहीं थे सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन 2003 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने बहुत अपोज किया कि ये कॉन्वॉय के चक्कर में पूरी रोड का ट्रैफिक सफर करता है, तो उसी टाइम पे रूल हटा दिया गया था। तो इसलिए लोकल ट्रैफिक भी कॉन्वॉय की बसेस के आसपास चल रहा था, क्योंकि सोल्जर्स की जान से ज्यादा बड़ी चीज उस समय ये थी कि लोग लेट ना हो जाएं। अब इसके बाद 2:02 पे हाईवे से लेफ्ट मुड़कर कॉन्वॉय काजीगुंड ट्रांजिट कैंप पहुंच जाता है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई। काजीगुंड ट्रांजिट कैंप पे पहुंचने के बाद जिन CRPF सोल्जर्स की पोस्टिंग अनंतनाग, कुलगाम और शोपियन एरिया में थी वो वहां पे उतर जाते हैं। अब इसके बाद बाकी का जो कॉन्वॉय था उसको आगे जाना था और आगे का जो एरिया था वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। इस एरिया की हिस्ट्री रही है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हमले हुए हैं कॉन्वॉय के ऊपर, इसलिए एक रूल पहले ही बना दिया गया था कि जब भी इस एरिया से कॉन्वॉय निकलेगा तो सेमी बुलेट प्रूफ बस में ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि सिर्फ 15 सेमी बुलेट प्रूफ बस ही थी और भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो इसके लिए नॉर्मल बसेस भी आगे जाने अलाउ कर दी गई। बस नंबर 5 जो थी वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। और जब इस काजीगुंड ट्रांजिट कैंप से निकल रहे थे तो एक और चीज हुई, यहां से कॉन्वॉय आगे जब बढ़ने लगा तो बस नंबर 5 में बैठे CRPF कांस्टेबल जो थे सुरेंद्र
यादव, इनके दोस्त जबरदस्ती इनको आवाज पीछे से मार रहे थे और अपने पास बुला रहे थे, और ये भी परेशान होकर उतर के अपने दोस्त के पास चले जाते हैं। उनको उस टाइम पे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनकी जान बचने वाली है इस एक चीज से, क्योंकि कुछ ही देर में इस बस नंबर 5 में सब कुछ तबाह होने वाला था। और सुरेंद्र यादव के उतरने के बाद इस बस के अंदर 39 सोल्जर्स थे। अब 2:42 पे कॉन्वॉय काजीगुंड ट्रांजिट कैंप से निकल चुका था। कोई गाना सुन रहा था, एक सोल्जर वीडियो कॉल पे थे और कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, और सेम टाइम पे आरोपी की टीम पूरे कॉन्वॉय को अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे सपोर्ट कर रही थी और हाईवे के दोनों साइड अलर्ट खड़ी थी और कॉन्वॉय अपना आगे बढ़ रहा था। अब दूसरी तरफ इधर से उमर जो था वो आदिल को शाकिर के साथ वाली जो कार थी उसमें बैठा के भेज देता है, और थोड़ी दूर चलने के बाद ही जब हाजीबल ब्रिज आता है, यहाँ पे शाकिर आदिल से गले मिलता है और आदिल शाकिर को अपनी घड़ी उतार के देता है एज अ निशानी कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। और फिर इसके बाद हाजीबल ब्रिज से आदिल अकेले ड्राइव करके निकल जाता है हमला करने के लिए। एक बार मैं आपको पूरा मैप समझा देता हूँ। ये वो पूरा एरिया है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे ये है पूरा NH-44 हाईवे। ये इस तरफ से जम्मू ट्रांजिट से श्रीनगर की तरफ, इस तरफ CRPF का जो कॉन्वॉय था वो चल रहा था। इसके बगल में ये एक रोड है जो NH-44 में यहां से कनेक्टेड थी। ये लाडू मोड़ कहते हैं इस पॉइंट को, यहीं पे ASI थे, और दूसरी रोड इधर हाजीबल ब्रिज की तरफ से आ रही थी। अब आदिल ये इधर ब्रिज से बढ़ता है, दूसरी तरफ CRPF का कॉन्वॉय NH-44 से आगे बढ़ रहा था। अब ये यहां से आदिल इस रोड पे आगे बढ़ता है, लेकिन आगे इसको पुलिस की जो बैरिकेटिंग वगैरह होती है वो दिखती है, तो ये यू टर्न लेता है और इधर लाडू मोड़ से एंट्री जो है वो NH-44 की तरफ ले लेता है। तब तक 1-2 बस जो थी CRPF की वो निकल चुकी थी। मैंने शुरू में ही बताया था कि ASI मोहनलाल अपनी लाडू मोड़ वाले जो पॉइंट था उनका, वहां पे बैठ के निगरानी कर रहे थे। तो जैसे कार देखते हैं तो एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि जो आदिल की कार है ये बहुत ही एबनॉर्मल स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है और कॉन्वॉय के बीच में घुसने की कोशिश कर रही है। और जिस स्टाइल से कार चल रही थी उनको इस कार पे शक हो जाता है। 2:50 पर कार को देख के वायरलेस फ्रीक्वेंसी और CRPF के वॉकी टॉकी पर एक कोडेड मैसेज 444 फ्लैश होने लगता है। ये एक हाई अलर्ट का सिग्नल होता है। सब चौकन्ने हो जाते हैं। ASI मोहनलाल तुरंत सीटी बजा के इसको रोकते हैं, लेकिन आदिल कार रोकता नहीं है बल्कि और तेज स्पीड कर देता है। ASI मोहनलाल इसका पीछा करते करते इस कार के ऊपर फायरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, और जैसी फायरिंग स्टार्ट होती है ये कार 3 बस को छोड़ के बस नंबर 5 जो थी उस पे जाके टक्कर मारता है, फिर लेफ्ट राइट करने लगता है और 3:15 पे 272 माइलस्टोन, अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की पंपोर तहसील में लेतपुरा गांव के पास ये टक्कर मार के कर देता है। ये हमला इतना बड़ा था कि बस नंबर 5 पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आगे पीछे की बस भी डैमेज होती है। जब धमाका हुआ तो 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। 500 से 600 मीटर दूर तक बस के टुकड़े और सोल्जर्स के जो बॉडी पार्ट थे वो जाके गिरे। ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा, बस की फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर बैठे सोल्जर्स के साथ क्या हुआ होगा। 39 CRPF के जवान और एक ASI मोहनलाल जो पीछा कर रहे थे, टोटल 40 सोल्जर्स शहीद हो गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। ये नॉर्मल बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा हमला था। अब जैसे ही पुलवामा में होता है तो रेस्क्यू टीम, काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स CTT, लोकल CRPF, चंडीगढ़ एंड दिल्ली से CFSL सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, ये सारी टीम लोकेशन पे पहुंच जाती हैं ताकि पता चल सके कि हुआ कैसे और करा किसने। ये कुछ भी बचा नहीं था, हर चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई थी। अब जब सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम CFSL की जो टीम थी उसको एक कार का क्रैंक शाफ्ट मिलता है। इन्होंने तुरंत मारुति कंपनी की एक्सपर्ट टीम जो टेक्निकल इंस्पेक्शन करती है उसको तुरंत बुला लिया ताकि पता चल सके कि कार मारुति वालों ने किसको बेची है। सेम टाइम में लैब रिजल्ट से भी पता चल गया था कि क्या मटेरियल यूज हुआ था, किस टाइप का था, सब कुछ सामने आ गया था। और थोड़ी देर बाद सेम डे 14 फरवरी 2019 को 4:30 पे जैश ए मोहम्मद के स्पोक पर्सन ने क्या किया, श्रीनगर में एक न्यूज एजेंसी है ग्लोबल न्यूज सर्विस नाम का, इनको व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा, वही आदिल वाला जो वीडियो था वो भेजा, और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी पहुंच जाता है ये वीडियो। इंडियन फोर्सेस जैसे वीडियो देखती है वो समझ जाती है कि इस वीडियो में तो आदिल है, क्योंकि इन्होंने पहले भी इसको कई बार अरेस्ट किया था और इसको एक C कैटेगरी की लिस्ट में डाल रखा था। इसकी पूरी रिपोर्ट निकलवाई तो पता चला कि ये बॉर्डर क्रॉस करके POK भी गया है, ट्रेनिंग वगैरह भी ली है। इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि कितना लेके कश्मीर में घुसा है। ये जो पूरा केस था इसको मणिपुर कैडर के IPS राकेश पलवाल लीड कर रहे थे। वीडियो जो थी वो सिंक नहीं हो पा रही थी और इसकी वजह से इनको डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किसी और ने किया हो और सिर्फ कश्मीर का जो आदिल था इससे वीडियो बनवा लियो ताकि ये लगे कि हमला किसी कश्मीरी यूथ ने किया है। तो फिर इसके बाद इस वीडियो को सेम डे अमेरिका की FBI को भेजा गया और FBI ने इसमें हेल्प की और बताया कि जिस व्हाट्सएप अकाउंट से आदिल का वीडियो भेजा गया है ये कश्मीर में एक लेडी है जमीला, उसकी ID पे सेम इशू हुआ है। और इसी के साथ साथ इसमें यह भी पता चला कि इस वीडियो में वॉइस ओवर किया गया। अब इंडियन एजेंसी जो थी वो जमीला को ढूंढने पहुंची तो ये पता चला कि इसकी तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। FBI जो थी उसने व्हाट्सएप
व्हाट्सएप अकाउंट यूजर की लोकेशन ट्रैक की, तो ये जो लोकेशन थी एलओसी के उस पार की निकली, मुजफ्फराबाद की। और इसमें यह भी पता चला कि पुलवामा का जो प्लान करने वाले थे वो टच में थे इनके, और यहां से पहली बार एक छोटा सा ऑफिशियल प्रूफ मिलता है कि इसमें पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे ही पाकिस्तान का नाम आया तो पाकिस्तानी एक्टर सिंगर बैन हुए, इंडिया ने ट्रेड रोका, G7 नेशंस की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, और इंडिया की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता थे उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया जिससे सबसे ज्यादा डैमेज हुआ। इन्होंने कड़े शब्दों में निंदा करी। अब इधर जब ये सारी चीजें पता लगाई जा रही थी तो मारुति वालों ने भी क्रैंकशाफ्ट की रिपोर्ट भेज दी जिसमें चेसी नंबर तो कई जगह से मिटा था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग पता लगा लेते हैं और इंजन नंबर का भी पता चल जाता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो कार हमले में यूज हुई थी इसको 7 बार खरीदा और बेचा गया था। और इंडियन एजेंसीज क्या करती हैं, लाइन से साथ के साथ जो कार के बायर्स थे उनको पकड़ना स्टार्ट करती है, और ऐसे करके जब लास्ट बायर तक पहुंची तो पता चला कि दानिश राशिद ने इस कार को सज्जाद मकबूल भट्ट के थ्रू बिकवाया था और 15,000 रुपए की कमीशन ली थी। अब जब सज्जाद का नाम सामने आया तो इंडियन एजेंसी सज्जाद को पकड़ने गई तो एक घर से गायब था, और इसने भी बुरहान वानी स्टाइल में AK-47 के साथ सोशल मीडिया पे फोटो डाल रखी थी और POK की तरफ चला गया था। अब जब सज्जाद का भी नहीं पता चला तो इन्वेस्टिगेशन फिर से रुक जाती है। पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ही कम टाइम में पकड़ना था एजेंसीज को, और सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेने से नहीं होता, सॉलिड प्रूफ भी इकट्ठे करने थे। अब इसके बाद NIA के राकेश बलवाल जो थे वो सोचते हैं कि जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ था उसके आसपास के एरिया में भी एक बार सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए उसमें। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि एरिया थोड़ा सेंसिटिव था। यहाँ पे जब भी ऐसे सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं तो स्टोन पेल्टिंग वगैरह, पत्थरबाजी वगैरह शुरू हो जाती है। लेकिन राकेश बलवाल दिल्ली से स्पेशल परमिशन ले लेते हैं और फिर 20 जनवरी 2019 को 100 NIA ऑफिसर, 400 CRPF के जवान इनको अपने साथ लेकर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। और ये चीज काम करती है। जहां ये इंसिडेंट हुआ था उससे 250 मीटर आगे झेलम रिवर के बगल में बर्फ में एक कार की की मिलती है, उस पर 10261 लिखा हुआ था, और उसी के आगे कुछ हड्डी के टुकड़े मिलते हैं। राकेश बलवाल तुरंत उन हड्डी के टुकड़ों को आदिल के फादर के DNA से मैच करवाए और वो मैच कर जाता है। तो इससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये जो हमला है ये आदिल नहीं किया है, और जिस कार के थ्रू किया है उसकी डिटेल्स ऑलरेडी निकली गई थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कौन सा मास्टरमाइंड इसमें इन्वॉल्व था उसका नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि RDX कहां से आया ये बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि RDX को ऐसे खेतों में नहीं मिल जाता कि किसी लोकल कश्मीरी ने लिया और कार उड़ा दी। तो इसके पीछे पाकिस्तान के कौन कौन लोग थे उनको ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था। उमर जिसने ये सब किया था वो लोकेशन चेंज करके गायब हो गया था। बाकी इधर ये सारा सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। वहीं इसी टाइम पे एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस के बालाकोट के खैबर पख्तून के एरिया में जहां जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप वगैरह चल रहे थे वहां पे एयर स्ट्राइक वगैरह भी। तो इसके बाद क्या होता है कि कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेस एक के बाद एक जैश ए मोहम्मद के जो हैंडलर्स थे उनका एनकाउंटर कर रही थी। इसी बीच में 18 जून 2019 को इको कार जिसने अरेंज कराई थी सज्जाद भट्ट वो भी मिल गया था, उसको भी मरहमा बिजबिहारा एरिया में मार दिया जाता है। लेकिन जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि इसके पीछे जो मेन बंदा था वो उमर था, वो अभी बचा हुआ था। और उमर किस तरीके से मारा गया ये अपने आप में बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। एक्चुअली हुआ क्या था कि उमर जो था वो इस हमले से पहले कई बार पुलिस वालों को धमकियां देता था। रैंडम नंबर से उमर ने बहुत पहले एक बार पुलवामा का एक पुलिस ऑफिसर था उसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था, उसमें एक पिस्तौल का इमोजी बनाया था और उसमें नीचे लिखा था, हाय जानू मैं तुझे तेरे घर आकर मार दूंगा। और ये मैसेज भेजने के बाद ये नंबर स्विच ऑफ हो गया था। तो वो जो पुलिस ऑफिसर था उसने ये नंबर हाय जानू से सेव करके साइबर सेल में ट्रैकिंग पे लगवा दिया था। और ये जो मैसेज उमर ने भेजा था आगे चल के यही इसको भारी भी पड़ता है, क्योंकि जब ये हमला हो गया था तो उसके बाद उमर को अर्जेंट बात करने के लिए नंबर चाहिए थे। तो उमर ने क्या किया, हमले के बाद यानी कि 27 मार्च 2019 को उमर अपने इसी हाय जानू वाले नंबर को खोल लेता है और जैसे ही नंबर खुलता है साइबर सेल के मॉनिटरिंग सिस्टम में हाय जानू का मैसेज रिफ्लेक्ट हो जाता है और उमर की लोकेशन जो कि थी सुत्सू कलान नौगाम के साउथ वेस्ट में बडगाम की तरफ डिटेक्ट हुई और फिर इस लोकेशन पे जाके उमर को मार दिया जाता है। अब उमर को मार तो दिया था लेकिन इंडियन फोर्सेस को बिल्कुल पता नहीं था कि उन्होंने गलती से पुलवामा के मास्टरमाइंड को मार दिया था, क्योंकि उमर का जो नाम था वो इंडियन रिकॉर्ड के अंदर इद्रिश भाई था और आईडी भी इसने फेक बना रखी थी इसी नाम से। जब इसका एनकाउंटर हुआ तो इसके पास से M4 राइफल, आईफोन, सैमसंग नोट S9 प्लस मिला, लेकिन ये दोनों फोन उसने एनकाउंटर जब हो रहा था उससे पहले ही तोड़ दिए थे। तो पुलिस जो थी उसने इस एनकाउंटर को इतना सीरियसली नहीं लिया। सब लोगों का ध्यान पुलवामा के मास्टरमाइंड को ढूंढने में था और उमर के पास से जो टूटे मोबाइल वगैरह मिले थे उसको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस स्टेशन में जाके ऐसे रख दिया गया था, कोई चेक भी नहीं करवाया। तो कहने का मतलब है कि इंडियन एजेंसीज जो थी अब इस टाइम पे उस बंदे को ढूंढ रही थी जो ऑलरेडी मारा जा चुका था। कई महीनों तक इसको ढूंढती हैं लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगता है तो थक हार के जुलाई 2019 में NIA के हेड राकेश बलवाल कहते हैं कि ऐसे तो कुछ हाथ नहीं लग रहा है, पुराने केस खोलते हैं उसमें से शायद कोई लीड मिल सकती है। अब इसके बाद सारे पुराने केस जो है वो खोलने स्टार्ट किए जाते हैं, लेकिन राकेश बलवाल का ध्यान जो है वो इस हाय जानू वाले जो इद्रिश वाला जो केस था इसकी तरफ जाता है। उनको लगता है कि जो इद्रिश भाई है ये कोई बड़ी मछली हो सकता है और ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसका एनकाउंटर हुआ था तो इसके पास से M4 राइफल मिली थी जो जनरली जैश ए मोहम्मद की जो लीडरशिप होती है वो यूज करती है। बाकी जितने होते हैं वो AK-47 रखते हैं और इसने कपड़े वगैरह भी एडिडास की टी-शर्ट वगैरह पहनी थी, तो उनको लगता है कि जरूर ये कोई बड़ा कमांडर हो सकता है। अब जब इस केस को रीओपन किया गया तो उमर के एनकाउंटर के टाइम पे जो फोन मिले थे उसको राकेश बलवाल एनालिसिस के लिए इंडिया की टॉप कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी एजेंसी
सर्ट इन, इसको भेज देते हैं। सर्टिन की जो टीम थी ये कई दिनों तक मेहनत करके फोन की एक एक डिटेल निकालती है और जब ये डिटेल निकाल रही थी इनके हाथ में बहुत बड़ा जैकपॉट लगता है। इन मोबाइल को तोड़ने से पहले उमर ने सारा डेटा डिलीट तो कर दिया था, लेकिन जैसे हम लोग नया मोबाइल लेते हैं तो क्लाउड से पुराना मोबाइल का जो डेटा होता है वो फेच कर लेता है। तो इस केस में भी यही हुआ। सर्टिन की टीम को ऐसे करके 2014 से लेके अब तक का 100 GB से ज्यादा का डेटा मिला। पुलवामा की प्लानिंग से रिलेटेड 16 घंटे के वॉइस नोट्स, टेक्स्ट मैसेजेस, जो रैकी हुई थी लोकेशन की, उसके वीडियोस, सब कुछ मिल गया। और जैसे ये चीज पता चलती है, एनआईए की टीम पहुंच के अगले 14 घंटे तक इस पूरे डेटा को एनालाइज करती है, तो इनको पता चलता है कि जो इदरिश भाई है ये कोई और नहीं बल्कि पुलवामा का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का भतीजा, और जिसने कांधार हाईजैक किया था उसका जो मास्टरमाइंड था उसका लड़का उमर है, जिसने बनाया और फिर आदिल से हमला करवाया। ये उसका पाकिस्तान का आईडी कार्ड है और ये इसके चेकबुक की फोटोकॉपी है। क्या आरडीएक्स यूज हुआ, किस रास्ते से आरडीएक्स इकट्ठा हुआ, पूरे हमलों का कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हुआ, इस हमले के टाइम पे 100 कॉल्स भी आई थी, एनआईए ने ट्रेस की तो ये नंबर पाकिस्तान के अलग अलग सिटीज में यूज हो रहे थे और के टाइम पे भी सेम नंबर से कोऑर्डिनेशन चल रहा था। एक वॉइस नोट भी मिला था जिसमें हमले के टाइम पे उमर से कोई कोऑर्डिनेट कर रहा था और साथ में ही मोबाइल को डिस्ट्रॉय करके वीडियो बनाने को बोल रहा था। एनआईए को लगा कि ये पाकिस्तान का रौफ असगर चाचा है, तो एनआईए ने इस वॉइस सैंपल को ओपन सोर्स में अवेलेबल रौफ चाचा के वॉइस सैंपल से मैच किया, तो एग्जैक्ट मैच हो गया और ये एक बहुत बड़ा सबूत बना पाकिस्तान के इन्वॉल्व होने का। इसके साथ साथ इस मोबाइल के अंदर से उमर जो मास्टरमाइंड था उसकी कश्मीर के अंदर जो इंशा के साथ इंटीमेट फोटोज थी वो मोबाइल के अंदर मिली। जब ये बना रहे थे तो ये मुंह पे सिल्वर वगैरह लगा के फोटो खिंचवाते थे, वो फोटोज मिली। एक और फोटो मिली जिसमें जिस कार से हमला हुआ था वो एक घर के सामने खड़ी थी, वो शाकिर बसीर का घर था जहां मना था। तो एनआईए की टीम इसके घर पहुंचती है। इसके घर की लोकेशन थी कौसर कॉलोनी, बहावलपुर, और 7 दिसंबर 2019 को शाकिर बसीर को अरेस्ट कर लेती है और मोबाइल में उमर और इंशा की भी बहुत सारी फोटो थी। तो एनआईए की टीम इंशा के भी घर पहुंचती है और इंशा के घर जब वो पहुंचती है तो एनआईए को रेड ब्लैक कलर की लकड़ी की अलमीरा मिलती है, सेम वही अलमीरा जो आदिल डार की वीडियो में जैश ए मोहम्मद के बैनर के नीचे दिख रही थी। तो एनआईए इंशा और इसके फादर पीर तारिक शाह को भी 3 मार्च 2020 को अरेस्ट कर लेती है। ऐसे ही अमेजॉन अकाउंट के थ्रू नीट की जो प्रिपरेशन कर रहा था 19 साल का लड़का वैज उल इस्लाम, उसको भी 7 मार्च 2020 को पकड़ा गया, जो सारा सामान अमेजॉन के अकाउंट से दिलवा रहा था। ऐसे ही मोहम्मद अब्बास, जिसका सेफ हाउस का बहुत बड़ा नेटवर्क था, वो पकड़ा गया। गुलशन मोबाइल शॉप के थ्रू बिलाल कुच्चे पकड़ा गया, ये जो आदिल के साथ मिलकर काम करता था, पीओके भी गया था। ऐसे करके जितने लोग इन्वॉल्व थे कश्मीर के अंदर सब पकड़े गए और फिर इनसे एक एक चीज उगलवाई गई। शुरू में इंशा जो थी वो उमर को अपना भाई बोल रही थी और मना कर रही थी, लेकिन एनआईए ने जब फोटो और वॉइस नोट दिखाए तो इंशा को भी सारी चीजें माननी पड़ी और उसने एक एक चीज बता दी। शाकिर जो था इन सारे जितने भी थे उनमें से सबसे टफ था, वो कुछ भी नहीं बता रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद राकेश बलवाल क्या करते हैं, शाकिर को उमर और इंशा की इंटीमेट फोटो दिखा देते हैं। तो शाकिर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो उमर को बहुत अच्छा मानता था। उमर जो था वो शादीशुदा था, तो इस चीज से शाकिर इतना हर्ट हुआ कि कुछ टाइम बाद उसने एनआईए को सारी प्लानिंग बता दी। और फिर 25 अगस्त 2020 को एनआईए इस पूरे केस को डिकोड करके 13,800 पेजेस की चार्जशीट एनआईए कोर्ट में फाइल करती है।